हेलो गाइस, आज हम लोग इंडेक्सिंग मेथड के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा था कि यूनिवर्सल इंडेक्सिंग हेड। इंडेक्सिंग हेड होता क्या है? तो इंडेक्सिंग हेड एक प्रकार का अटैचमेंट है, मेलिंग मशीन का सबसे इंपॉर्टेंट अटैचमेंट होता है। तो हमने उसके बारे में पढ़ा था। अब हम ये सीखेंगे कि इंडेक्सिंग हेड का हम उपयोग कैसे करेंगे। जैसे हमें इस पर गियर काटना हुआ, स्प्लाइन शाफ्ट काटना हुआ, या किसी शाफ्ट पर की वेज बनाने हुए, तो हम कैसे करेंगे। तो ये सब सारी क्रियाएँ इन्हीं इंडेक्सिंग हेड के द्वारा होती हैं, बट उसके करने का तरीका अलग अलग होता है। तो यहाँ पर जो इंडेक्सिंग मेथड होता है वो 6 प्रकार का होता है। पहला, डायरेक्ट इंडेक्सिंग। दूसरा, एंगुलर इंडेक्सिंग। तीसरा, प्लेन और सिंपल इंडेक्सिंग। चौथा, कंपाउंड इंडेक्सिंग। पांचवा, डिफरेंशियल इंडेक्स। लीनियर इंडेक्सिंग। तो आज हम इन सारी मेथड के बारे में बात करेंगे वन बाय वन करके। तो सबसे पहला है हमारा डायरेक्ट इंडेक्सिंग। तो आज हम लोग डायरेक्ट इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ेंगे कि डायरेक्ट इंडेक्सिंग क्या होता है, किस तरह से परफॉर्म करता है और किस इंडेक्सिंग हेड के द्वारा यह क्रिया की जाती है। ओके, चलिए। तो पहला मेथड है हमारा डायरेक्ट इंडेक्सिंग। तो जो डायरेक्ट इंडेक्सिंग है ये सभी मेथड में सबसे सरल मेथड है और इसका प्रयोग हम बैच प्रोडक्शन या मास प्रोडक्शन के लिए करते हैं, लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं होती हैं। तो इस विधि का इस्तेमाल हम केवल कीवे काटने में, उसके बाद स्प्लाइन की झिर्रियां काटने में, और किसी शाफ्ट पर उसके कुछ भाग को या पूरे सरफेस पे स्क्वायर में कन्वर्ट करना, या हेक्सागोनल में करना, ऑक्टागोनल में करना। तो जितने भी संख्या में हम उसे काटते हैं तो वो चीज़ कर सकते हैं। और जो हमारा स्पर गियर होता है उसके जो दांते काटने होते हैं, उसके सर्कमफ्रेंस पर जो दांते काटते हैं, तो वो क्रिया इन सब इस मेथड से परफॉर्म की जाती है। ये जो मेथड है ये केवल डायरेक्ट इंडेक्सिंग हेड पर ही लागू होता है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डायरेक्ट इंडेक्सिंग हेड के बारे में आपको बताया था क्या होता है, किस तरह से कार्य करता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि इसका मेथड किस तरह से यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए, चलिए अच्छा पहले फार्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। इसका फार्मूला जो होता है वो क्रैंक मूवमेंट बराबर नंबर ऑफ होल इन इंडेक्सिंग प्लेट बटे रिक्वायर्ड नंबर पर इंडेक्सिंग। तो ये इसका फार्मूला होता है। क्रैंक मूवमेंट
इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल इन इंडेक्सिंग प्लेट अपॉन रिक्वायर्ड नंबर फॉर इंडेक्सिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर दिया गया क्रैंक मूवमेंट। क्रैंक मूवमेंट क्या होता है, जो उसमें क्रैंक लगा होता है उसको हम घुमाते हैं, तब जाकर के हमारा स्पिंडल रोटेट करता है, जिससे कि जॉब को बराबर बराबर दूरियों पर हमें इंडेक्स करना होता है, घुमाना होता है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ नंबर ऑफ होल इन इंडेक्सिंग प्लेट, जो हमारा इंडेक्सिंग प्लेट होता है उसमें कुछ होल्स बने होते हैं, जिनमें क्या होता है कि जो हमारा क्रैंक होता है, क्रैंक के पिन को उसमें लॉक किया जाता है एक कट के बाद। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा इंडेक्सिंग प्लेट हो गया, तो इसमें जो होल्स बने हुए हैं, तो ये जो होल्स बने हुए हैं इनमें क्या होता है कि जो हमारा क्रैंक होता है, क्रैंक कुछ इस तरह से इसमें बना होता है। क्रैंक के बाद एक इसमें हैंडल भी लगा होता है, और इसी में एक प्लंजर पिन लगी होती है जो इस होल में जाकर के फिक्स हो जाती है। फिक्स हो जाती है तब ये मूवमेंट नहीं करेगा। फिक्स करने के बाद क्या होता है, हम उसको कट मारते हैं, एक दाता काट लिया, दो दाता काट लिया, फिर उसके बाद क्या करते हैं, जितनी हमारी क्रैंक मूवमेंट देनी होती है, तो क्रैंक मूवमेंट यही होता है। यहाँ से हमने एक कट मारा, फिर उसके बाद जो हमारा कैलकुलेशन में निकल के आता है, जितने होल्स निकल कर आएंगे, तो क्या करेंगे हम इसको क्रैंक को फिर हम अगले वाले कट के लिए इसको मूवमेंट देते हैं। तो जितना कैलकुलेशन से हमारा निकल के आता है वो हमारा क्रैंक मूवमेंट कहलाता है। तो क्रैंक मूवमेंट हमारा यही होता है कि जो हमारा पहला कट हमने यहाँ दिया, तो उसके दूसरे कट के लिए हम कितने होल आगे घसकाएंगे या पीछे ले जाएंगे, तो वो हमारा क्रैंक मूवमेंट होता है। उसके बाद है नंबर ऑफ होल इन इंडेक्सिंग प्लेट। नंबर ऑफ होल जो होता है वो हमारा ये होता है, ये कितने नंबर ऑफ होल्स इसमें बने हुए हैं। तो ये जो प्लेट है, मान लीजिए कि ये 30 नंबर की प्लेट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो होल्स बना है ये वो 30 होगा, ठीक ना। तो इसी तरह से इसके इंडेक्सिंग प्लेट होते हैं। डायरेक्ट इंडेक्सिंग के लिए 3 स्पेशल इंडेक्सिंग प्लेट बनाए गए हैं, जो कि हैं एक 24 नंबर का, एक 30 नंबर का, और तीसरा है 36 नंबर का। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली वाली जो इंडेक्सिंग प्लेट होगी उसमें 24 होल होंगे, दूसरा वाला जो होगा उसमें 30 होल होंगे, और तीसरा वाला जो होगा उसमें 36 होंगे। चलिए, ये चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इंडेक्सिंग। जैसे हमें मान लीजिए क्वेश्चन है कि किसी गियर ब्लैंक पर किसी गियर ब्लैंक पर 12 दांतों की इंडेक्सिंग का 12 दांतों की इंडेक्सिंग का क्रैंक मूवमेंट बताइए। तो अब देखिए, अब एक एग्जांपल के माध्यम से हम पता करते हैं कि किस तरह से हम डायरेक्ट इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। तो हमारा फार्मूला ये क्रैंक मूवमेंट बराबर नंबर ऑफ होल्स इन इंडेक्सिंग प्लेट, दूसरा है बटे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इंडेक्सिंग। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 12 दांते हमें काटने हैं। तो दोस्तों ये जो 12 नंबर है ये हमें ये बताता है कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इंडेक्सिंग, तो हमें कितने नंबर की इंडेक्सिंग करनी है वो हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखें, कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन कर सकते हैं। अब जहाँ पर कैपिटल एन जो है वो हमारा नंबर ऑफ होल्स इन इंडेक्सिंग प्लेट है, और स्मॉल एन जो है वो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इंडेक्सिंग है। तो यहाँ पर देखिए क्रैंक मूवमेंट ये फार्मूला हो गया। अब हमें क्या करना है, 12 दांतों की इंडेक्सिंग करनी है। तो ये जो 12 है वो स्मॉल एन की वैल्यू होती है, नंबर ऑफ इंडेक्सिंग, ठीक ना। जितने नंबर की हमें इंडेक्सिंग करने की आवश्यकता है, मतलब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इंडेक्सिंग, वो ये चीज दर्शाता है। अब मान लीजिए कि हमारे स्मॉल एन की वैल्यू 12 आ गई, तो अब हमें ये सेलेक्ट करना होता है कि हम कौन सी इंडेक्सिंग प्लेट का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, डायरेक्ट इंडेक्सिंग मेथड में एक बहुत बड़ी खासियत तो ये होती है कि इस इंडेक्सिंग मेथड में हम उन्हीं नंबर की इंडेक्सिंग कर सकते हैं जो इस नंबर को पूरी तरह से विभाजित कर दे। इन तीनों में से किसी एक को पूरी तरह से विभाजित करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर ये 12 है, तो 12 नंबर जो है वो 24 को भी विभाजित करता है और 36 को भी करता है। तो इन दोनों में से हम किसी भी प्लेट को हम यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हम 24 नंबर का लेते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पर जो क्रैंक मूवमेंट हो जाएगा वो बराबर होगा। अब देखिए स्मॉल एन जो है वो 12 है। अब 12 से ही हमें पता चलेगा कि कौन सी इंडेक्सिंग
प्लेट का हम इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जो हमारी इंडेक्सिंग नंबर दी गई है उसका डिवीजन हम करते हैं इंडेक्सिंग प्लेट में। जिस इंडेक्सिंग प्लेट से वो कट जाती है पूरी तरह से, उसी इंडेक्सिंग प्लेट का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो चॉइस है, 12 24 को भी काटता है, 36 को भी काटता है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि हम 24 नंबर की प्लेट लेते हैं, तो कैपिटल एन की जो वैल्यू होगी वो 24 हो जाएगी बटे 12। तो अब क्या करेंगे, 12 से इसको कटा दिए तो 2 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा क्रैंक मूवमेंट होगा 24 नंबर की इंडेक्सिंग प्लेट में, प्रत्येक कट के लिए 2-2 दांते हमें आगे खिसकाने पड़ेंगे। किसको, क्रैंक को। तो इस फिर से मैं समझाता हूं कि ये जो 2 आया हुआ है क्रैंक मूवमेंट, ये दर्शाता है कि जो हमारी 24 नंबर की प्लेट है उसमें प्रत्येक कट के लिए 2-2 होल हमें क्रैंक को आगे खिसकाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम डायरेक्ट इंडेक्सिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए एक और आपको एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी ने कहा कि किसी गियर प्लैंक पर या किसी शाफ्ट को उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया या सिलेंड्रिकल सरफेस जो है उसको 18 भागों में डिवाइड कीजिए। तो 18 भागों में डिवाइड करने का मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। इस तरह से 18 उसमें भाग बन जाएंगे, उसमें 18 फेस एकदम सीधा सीधा बनेगा, तो कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। लेकिन इंडेक्सिंग करने से पहले वो बिल्कुल सर्कुलर होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 18 भागों में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। मान लीजिए कि क्वेश्चन हो गया कि किसी शाफ्ट को 18 भागों में डिवाइड कीजिए। तो 18 भागों में उसके फलक बनाने के लिए, 18 फलक बनाने के लिए क्या करेंगे कि ये तो जो 18 दिया गया वो हमारी स्मॉल n की वैल्यू हो गई। अब हमें फाइंड आउट करना है कैपिटल N की वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ होल इन इंडेक्सिंग प्लेट। तो क्या करेंगे, जो ये आवश्यक नंबर है 18, उसका डिवीजन हम इन इंडेक्सिंग प्लेट में करते जाएंगे। अब 18 से 24 तो कटेगा नहीं, 30 भी नहीं कटेगा, बट ये 36 जो है ये कट जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि यहाँ पर जो हम इंडेक्सिंग प्लेट का इस्तेमाल करेंगे वो 36 नंबर की होनी चाहिए। तो जब हम क्रैंक मूवमेंट निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्रैंक मूवमेंट बराबर कैपिटल N बटे स्मॉल n। तो कैपिटल N की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया कि 18 जो जिसको काटता है 36 को काट रहा है, तो यहाँ पर 36 अपान नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कितना है 18 की। तो इस तरह से ये हो जाएगा 18 का, इसमें जब हम डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो यहाँ भी 2 आता है। तो क्रैंक मूवमेंट यहाँ पर 2 आया, तो क्या करेंगे कि जो 36 नंबर की इंडेक्सिंग प्लेट है उसमें क्रैंक को प्रत्येक कट के बाद 2-2 होल हमें आगे खिसकाना होगा। तो इस तरह से हम डायरेक्ट इंडेक्सिंग मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह से ये जो भी कैलकुलेशन था ये इस्तेमाल हम करते हैं डायरेक्ट इंडेक्सिंग, वो भी किस पर, डायरेक्ट इंडेक्सिंग हेड पर। अगर हमें डायरेक्ट इंडेक्सिंग यूनिवर्सल इंडेक्सिंग हेड पर करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, देखिए। जब हम डायरेक्ट इंडेक्सिंग यूनिवर्सल इंडेक्सिंग हेड पर करते हैं तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम वर्म और वर्म व्हील को डिसएंगेज करते हैं। डिसएंगेज हम उसी तरह से करते हैं जैसे हम लेथ मशीन पर कैरियज को ऑटोमेटिक आगे पीछे करने के लिए उसके लीवर को हम इंगेज करते हैं, तब जाकर के वो आगे पीछे अपने आप चलता है। फिर उसको डिसएंगेज करते हैं तो मैनुअली हो जाता है। तो उसी तरह से यूनिवर्सल इंडेक्सिंग हेड में भी जब हम डायरेक्ट इंडेक्सिंग करते हैं तो उसको हमें क्रैंक से ना घुमा करके हाथ से ही घुमाना पड़ता है, उसके स्पिंडल को हाथ से ही घुमाना पड़ता है। तो उसके लिए क्या होता है कि जो हमारा यूनिवर्सल इंडेक्सिंग हेड होता है उसके चक के स्पिंडल के जस्ट पीछे ही एक 24 नंबर की प्लेट लगी होती है। हाँ, इसमें एक चीज और कि यूनिवर्सल इंडेक्सिंग हेड में केवल 24 नंबर की ही प्लेट लगी होती है, एक ही नंबर की होती है। तो इसके लिए जो हमारा क्रैंक मूवमेंट का फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा क्रैंक मूवमेंट बराबर 24 अपान स्मॉल m। इसमें हमने 24 क्यों रख दिया, क्योंकि उसमें एक ही नंबर की प्लेट होती है जो कि 24 नंबर होती है, तो 24 बाई स्मॉल n हो जाता है। तो इस तरह से यूनिवर्सल इंडेक्सिंग हेड पर जब हम डायरेक्ट इंडेक्सिंग करते हैं तो क्रैंक मूवमेंट निकालने के लिए ये फार्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं। जो संख्या 24 को पूरी तरह से काट देगी उसी संख्या का हम डायरेक्ट इंडेक्सिंग यूनिवर्सल इंडेक्सिंग हेड पर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।